देखिएगा, ठीक है। देखिए हमारे यहाँ So welcome students after break. So all the students are welcome after break. अब हम लोग बात करेंगे श्री कल्टीवेशन। चावल गहनीकरण पद्धति दिखाई दे रहा है? श्री कल्टीवेशन का फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन शॉर्ट फॉर्म में श्री, और हिंदी में इसको चावल गहनीकरण पद्धति कहते हैं। सिस्टम ऑफ राइस कल्टीवेशन, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, श्री कल्टीवेशन या हिंदी में चावल गहनीकरण पद्धति, ये चौथी रणनीति थी। इस तरह का कृषि पद्धति धान में, चावल में, पैडी में इस्तेमाल किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट श्री कल्टीवेशन। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, चावल गहनीकरण पद्धति। बिहार में जो श्री खेती पे जोर दिया गया, इसके साथ साथ जैव उर्वरक पे भी जोर दिया गया। बिहार में आपका श्री कल्टीवेशन, श्री खेती के साथ साथ जैव उर्वरक ऑर्गेनिक मैन्योर्स पे भी जोर दिया गया। अब हम लोग चलते हैं श्री कल्टीवेशन होता क्या है। देखिए, अभी तक हम लोग को यही लग रहा था कि चावल धान एक जलीय पौधा है, जितना ज्यादा पानी डालेंगे उतना ज्यादा जो है उतना अच्छा धान होगा। लेकिन नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब धान का वृद्धि होता है, when the paddy grows, तो इसके जड़ में एक टिश्यू होता है, एक उत्तक होता है जिसको कि हम लोग एरेनकाइमा टिश्यू कहते हैं। एरेनकाइमा टिश्यू कहते हैं जिसको कि हम लोग काइमा उत्तक कहते हैं। और यदि बायोलॉजी का आप कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, बच्चों आप लोग को हम दिखाई दे रहे हैं, स्लाइड्स क्लियर दिखाई दे रहा है, प्लीज डू कमेंट्स। तो जब प्लांट का वृद्धि होता है, when the plant grows, when your paddy crop grows, बहुत ज्यादा पानी होने से क्या होता है कि एरेनकाइमा टिश्यू के वृद्धि में रुकावट हो जाती है। एरेनकाइमा, यदि बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे तो एरेनकाइमा में वायु होना चाहिए, एयर, देयर शुड बी एयर इन एरेनकाइमा, बट बिकॉज ऑफ मोर वाटर
the much of the energy of the plant goes in filtering out unwanted water. तो ज्यादा जल धान की खेती के लिए सही नहीं है, इट इज नॉट गुड। और इसी कॉन्सेप्ट पे श्री कल्टीवेशन चालू हुआ, इसी कॉन्सेप्ट पे आपका श्री खेती का जो है कॉन्सेप्ट अवधारणा चालू। कहने का मतलब है कि श्री खेती में जलमग्न, धान को जलमग्न नहीं होना चाहिए, धान को जलमग्न नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि 1 इंच जल भी धान की खेती के लिए उपयुक्त है। जितना आप पारंपरिक धान की खेती में जल का इस्तेमाल करते हैं, उसका आधा जल जो है श्री खेती में ये इस्तेमाल होता है। आज विश्व में लगभग 1 लाख किसान श्री खेती में श्री खेती का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिखाई दिया? ओके। अब देखिए कि धान की खेती यदि आप श्री के पद्धति के द्वारा करेंगे, इफ यू यूज श्री टेक्निक, तब आपको पारंपरिक खेती से बहुत कम जल और बहुत कम धन की खर्चा होगी, बहुत ज्यादा कम कैपिटल भी आपको इस मेथड में लगेगा। इस श्री कल्टीवेशन का, इस श्री खेती का इस्तेमाल 1980 के दशक में, 1980 के दशक में मेडागास्कर में चालू हुआ। मेडागास्कर, ये आपके मेडागास्कर में ये चालू हुआ। धीरे धीरे इसका फायदा आपको इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका और आपके भारत, इंडिया में भी किया गया। सो दिस टाइप ऑफ श्री कल्टीवेशन started in Madagascar, then it spread to China, Indonesia, Cambodia, Thailand, Bangladesh, Sri Lanka and India, right? और भारत में ये आंध्र प्रदेश में ये आया। भारत में ये आंध्र प्रदेश में 2003 में आंध्र प्रदेश के 22 जिलों में चालू किया गया। 2003 में आंध्र प्रदेश के 22 जिलों में ये श्री खेती चालू किया गया। तो श्री खेती का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आप ले ले कि ये मेडागास्कर से ये चालू हुआ। अब देखिए, भारत में खास करके बिहार में ये ज्यादा उपयोगी है इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपके यहाँ डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है। बिहार में प्रचंड बेरोजगारी है, खेती में 2 लोग की जरूरत पड़ती है, लेकिन पूरा परिवार जो है खेती में लगा रहता है। लेकिन श्री खेती में ये जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब श्री खेती की शुरुआत करेंगे प्रारंभिक दौर में, ये बहुत ज्यादा ही श्रम गहन ये खेती है। प्रारंभिक रूप में जब शुरू में आप श्री खेती करते हैं तो बहुत ही ज्यादा श्रम की जरूरत पड़ती है, और बिहार में इतने परिवार में इतने लोग हो जाते हैं कि इसके लिए जो मजदूरों की जरूरत होती है वो पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। तो बिहार के लिए भी श्री खेती आपके यहाँ जो है उपयोगी है। तो चौथा रणनीति बिहार एग्रीकल्चर रोड मैप में आपका श्री कल्टीवेशन, श्री खेती को किया गया। इसके बाद 5वां जो रणनीति अपनाया गया था वो था क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फसल विविधीकरण। फसल विविधीकरण कहने का मतलब है कि पारंपरिक रूप से हम लोग एक खेत में एक ही तरह का फसल उगाते हैं, लेकिन फसल विविधीकरण वो तकनीक है जिसमें कि एक खेत में बहुत सारे फसल आप उगा सकते हैं एक साल में। तो ऐसे स्थिति में
जो है मिट्टी की उर्वरक बनी रहती है और आपका जो है संसाधन का उपयुक्त इस्तेमाल हो जाता है। देयर इज ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज व्हेन यू यूज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इन योर फील्ड। तो आपके यहाँ पांचवा जो रणनीति था वो था आपका क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, वो था आपका जो है फसल विविधीकरण। हॉर्टिकल्चर बागवानी पर भी पहला कृषि रोड मैप में जोड़ दिया गया, बागवानी हॉर्टिकल्चर पर भी जोड़ दिया गया। फिर बी कीपिंग मधुमक्खी पालन पे भी जो है जोड़ दिया गया। मधुमक्खी पालन पे हम लोग 2 स्लाइड्स के बाद आते हैं, है ना। मधुमक्खी पालन पे भी पहला एग्रीकल्चर रोड मैप पे जोड़ दिया गया। इस पे कुछ हमारी जो उपलब्धि भी हुई। एनीवे, ग्रीन मैन्युअर हरी खाद, पेड़ पौधों की खाद, सबसे महत्वपूर्ण जो एक रणनीति अपनाई गई पहले कृषि रोड मैप में वो था जैव उर्वरक, वो था आपके पेड़ पौधों की खाद, वो था आपका हरी खाद। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था आपका वर्मी पोस्ट, वो था आपका वर्मी पोस्ट यानी कि कृमि खाद, वो था वर्मी पोस्ट यानी कृमि खाद। ठीक है, दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? दिखाई दे रहा है बच्चों? एक बार कमेंट कर दीजिए। अब आप वर्मी पोस्ट को इस तरह से समझें। ये देख रहे हैं, ये यहां मिट्टी है, यहां भोजन का सड़ा गला चीज रखा हुआ है और उसके ऊपर जो है केचुआ है। तो मिट्टी के ऊपर जो आपका सड़ा गला अनाज आप फेंक देते हैं, जो आपके पेड़ पौधे सड़ जाते हैं, उस पे केचुआ छोड़ दिया जाता है, उस पे आपका केचुआ छोड़ जाता है। और केचुआ जो है इसके ऊपर केचुआ जो है इस अनाज को, इस सड़े हुए खाद्य पदार्थ को विघटित करता है। इट डिसइंटीग्रेट, एंड व्हेन इट डिसइंटीग्रेट्स इट इज अ वेरी गुड मैन्युअर, इट इज अ वेरी गुड, ये बहुत अच्छा उर्वरक के रूप में देखा जाता है, जिसको कि हम लोग जैव उर्वरक कहते हैं। ये पॉइंट समझ में आया स्टूडेंट्स? ये पॉइंट समझ में आया? वर्मी कंपोस्ट किसको बोलते हैं? ये एक जैव उर्वरक है। इट इज अ बायो फर्टिलाइजर मेड बाय केचुआ। ये केचुआ से द्वारा ये बनता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि वर्मी कंपोस्ट में आपका बदबू नहीं आता है। यू वोंट हैव एनी फाउल स्मेल। वर्मी कंपोस्ट में आपको जो है वर्मी कंपोस्ट में मक्खी नहीं लगती है, वर्मी कंपोस्ट में मच्छर नहीं लगता है, राइट। तो वर्मी कंपोस्ट में जो है ये सब चीज हम लोग देखते हैं। वर्मी कंपोस्ट में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसमें आपको नाइट्रोजन, इसमें आपको सल्फर और इसमें आपको पोटाश मिलता है। इसमें आपको नाइट्रोजन, इसमें आपको सल्फर और इसमें आपको पोटाश मिलता है। हम लोग जो है शहद की खेती के बारे में बात कर रहे थे। तो एक तकनीक है शहद बनाने का, वो है हनी बी बॉक्स। ये देख रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। तो ये डिब्बा है जिसमें कि अंदर मधुमक्खी रहती है और इसी मधुमक्खी से शहद का निर्माण होता है। सो बिहार होल्ड्स फर्स्ट पोजीशन इन इंडिया। बिहार होल्ड्स फर्स्ट पोजीशन इन इंडिया इन हनी बी बॉक्स बेस्ड हनी प्रोडक्शन। इन हनी बी बॉक्स बेस्ड हनी प्रोडक्शन। तो शहद के निर्माण पे भी बिहार का अच्छा जो है स्थिति है। तो ये सब कुछ परिणाम थे, ये कुछ उपलब्धियां थी जो पहला कृषि रोड मैप के तहत बिहार में देखा गया। और कुल बिहार में 2012-13 में जो अनाज का उत्पादन हुआ
वो 178.29 लाख टन हुआ, 178.29 लाख टन हुआ, जो कि रिकॉर्ड एक हाई है। पहले कृषि रोड मैप के असर से बिहार में उत्पादन और उत्पादकता, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों ही आपके यहाँ बढ़ा। टोटल मिल्क प्रोडक्शन, कुल जो है आपके यहाँ दूध का उत्पादन, दूध का उत्पादन भी आपके यहाँ बढ़ा। और जैसे कि 2006-07 में बिहार में कुल दूध का उत्पादन 5,455,000 टन दूध उत्पादन हुआ करता था। 5,455 टन जो है दूध का उत्पादन हुआ करता था। 2011-12 में ये बढ़ के 6,634,000 टन दूध की उत्पादन बढ़ गई। Means 6,643,000 tons of milk production in 2011-12, and you compare this with 5,455 in 2006-07. फिर आपका प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता या पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी, जो कि 2006-07 में 163 ग्राम प्रतिदिन हुआ करता था, 163 ग्राम प्रतिदिन 2006-07 में हुआ करता था ये डाटा। ये बढ़ के 2011-12 में ये बढ़कर आपका 175 ग्राम प्रतिदिन हो गया। तो प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता भी 163 ग्राम प्रतिदिन से बढ़ के 175 ग्राम पर डे हो गया। तो मिल्क अवेलेबिलिटी, पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी इंक्रीज फ्रॉम 163 ग्राम्स टू 175 ग्राम्स पर डे। तो ये आपके प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता बताती है। तो ये कुछ थे जो आपके पहले एग्रीकल्चर रोड मैप के, पहले कृषि रोड मैप की बिहार में उपलब्धता। नेक्स्ट सेशन में हम लोग सेकंड एग्रीकल्चर रोड मैप और थर्ड एग्रीकल्चर रोड मैप डिस्कस करेंगे। अभी बिहार में तीसरा यानी कि थर्ड एग्रीकल्चर रोड मैप चल रहा है। तो इसके लिए आज, इसके साथ ही आज का सेशन हम लोग यहीं पे विश्राम देते हैं। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद सेकंड एग्रीकल्चर रोड मैप। थैंक यू।